जय हिंद साथियों। वागले एकेडमी के इस विशेष गहन विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा ये सेशन है ये विशेष रूप से यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले गंभीर अभ्यर्थियों के लिए डिजाइन किया गया है। हाँ, बिल्कुल। और आज हम भारतीय संविधान के दो सबसे महत्वपूर्ण पिलर्स भाग 1 और भाग 2 पर एक बहुत ही डीप डाइव करने वाले हैं। सही कहा। देखिए, आमतौर पे जब हम किसी देश के नक्शे के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक बहुत ही ठोस तस्वीर आती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक बार लकीरें खींच दी तो बस वो पत्थर की लकीर बन गई। लेकिन संविधान को पढ़ते ही ये समझ में आ जाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली। आज के इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हम जटिल अनुच्छेदों को रटने के बजाय उनके पीछे के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर फोकस करें, ताकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आसानी से हल हो सकें। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि भारतीय संघ और नागरिकता यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 11 तक ये कोई ठहरावा विषय नहीं है जी। ये एक जीवित ढांचा है जो समय के साथ बदलता रहा है। बिल्कुल। तो किसी भी देश को समझने के लिए सबसे पहले उसकी भौगोलिक नींव को समझना होता है, और हमारे संविधान में ये नींव रखी गई है अनुच्छेद 1 में। हाँ, जिसकी शुरुआत ही इस लाइन से होती है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, या अंग्रेजी में कहें तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और ये यूनियन शब्द ये बहुत भारी है। मतलब संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। सही बात है। परीक्षाओं में अक्सर इन 3 व्यवस्थाओं कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन के बीच का तकनीकी अंतर पूछा जाता है। हाँ, और अगर इसे थोड़ा विजुलाइज करना हो तो कन्फेडरेशन यानी परिसंघ एक टेंट की तरह होता है। एक टेंट की तरह? हाँ, मतलब कुछ डंडे लगाए, ऊपर से कपड़ा डाला और टेंट तैयार। जब भी किसी का मन किया खूंटे उखाड़े और वो हिस्सा अलग हो गया। पूर्व सोवियत संघ या यूएसएसआर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। और इसी तरह अगर हम फेडरेशन की बात करें तो उसे एक विशाल अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरह देखा जा सकता है। जहां अलग अलग फ्लैट एक साथ जुड़े हैं। बिल्कुल। हर फ्लैट वाले का अपना एक अग्रीमेंट है। वो एक ही इमारत में रहते हैं, लेकिन उनकी अपनी स्वतंत्र पहचान है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां 50 अलग अलग राज्यों के बीच एक समझौता हुआ था। हाँ, उनका अपना अलग झंडा होता है, अलग संविधान होता है। जी। लेकिन जब बात हमारे तीसरे ढांचे यानी यूनियन की आती है तो भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है। भारत कोई टेंट या अपार्टमेंट नहीं है। भारत का ये यूनियन ढांचा एक मजबूत कंक्रीट के घर की तरह है। मतलब जिसमें से आप कोई कमरा निकालकर अलग नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। एक बार दीवारें खड़ी हो गई तो कोई भी राज्य भारत से टूटकर अलग नहीं हो सकता। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया था कि भारत में किसी भी अलगाववादी भावना के लिए कोई कानूनी जगह नहीं है। लेकिन ये जो कंक्रीट का घर आज हम देखते हैं, आजादी के समय ये ऐसा नहीं था। उस वक्त राज्यों को आकार देने का सफर बहुत ही उथल-पुथल भरा था। बिल्कुल था। 1948-49 के दौर में जो कमेटियां बनी, जैसे एस.के. धारा आयोग और उसके बाद जेवीपी समिति। जेवीपी यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया वाली समिति। जी हाँ, इन दोनों ही समितियों ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को सिरे से खारिज कर दिया था। और इसके पीछे का कारण समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 1947 का वो दौर भारत के लिए बहुत संवेदनशील था। देश ने अभी धर्म के आधार पर विभाजन का दर्द झेला था। हाँ, वो भी बहुत रक्त रंजित विभाजन। बिल्कुल। ऐसे माहौल में नेतृत्व को डर था कि अगर अब भाषा के नाम पर राज्यों की सीमाएं खींची गईं तो कहीं ये देश छोटे छोटे टुकड़ों में न बढ़ जाए। ये चिंता बहुत स्वाभाविक थी, लेकिन जनता की भावनाएं कुछ और ही थीं। दक्षिण भारत में तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग ने उग्र रूप ले लिया था। मद्रास प्रांत से अलग होने की मांग। जी। और ये आंदोलन तब एक दुखद मोड़ पर पहुंच गया जब पोट्टी श्रीमनुलु ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। 56 दिनों के अनशन के बाद दिसंबर 1952 में उनका निधन हो गया। वो एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। इस घटना के बाद जो जन आक्रोश भड़का, उसने केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। हाँ, और फिर 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। और एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है कि पहला भाषाई राज्य कौन सा था। तो इसके बाद तो पूरे देश में एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। बिल्कुल। कन्नड़, मराठी, गुजराती सभी को अपने राज्य चाहिए थे। इस दबाव में 1953 में फैजल आयोग का गठन हुआ। फैजल अली आयोग।
इसमें फजल अली के साथ 2 और सदस्य थे। हाँ, के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, और ये नाम टॉपर स्ट्रैटेजी के नोट्स में हमेशा हाईलाइटेड रहते हैं। बिल्कुल। और इसी आयोग की सिफारिश पर 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ, जिससे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो ये तो बात हुई कि नींव कैसे पड़ी। अब भाग 1 के अगले अनुच्छेदों की तरफ बढ़ते हैं, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, जो ये तय करते हैं कि इस कंक्रीट के घर में नए हिस्से कैसे जुड़ेंगे या अंदर की दीवारें कैसे खिसकेंगी। जी, अनुच्छेद 2 संसद को ये शक्ति देता है कि वो राष्ट्रपति की पूर्व सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर सकती है। जैसे कि सिक्किम का उदाहरण। बिल्कुल सही। सिक्किम पहले एक संरक्षित राज्य था। 35वें संशोधन द्वारा उसे सह राज्य बनाया गया और फिर 36वें संशोधन द्वारा 1975 में पूर्ण राज्य। और गोवा और दमन दीव का पुर्तगालियों से मुक्त होना भी इसी का हिस्सा है। लेकिन जो अनुच्छेद 3 है वो भारत के आंतरिक नक्शे से जुड़ा है, राइट? हाँ, ये वर्तमान राज्यों के नाम बदलने, उनका क्षेत्र घटाने, बढ़ाने या सीमाएं बदलने का अधिकार संसद को देता है। जैसे वर्ष 2000 में हुआ था, एक ही महीने में 3 नए राज्य बने, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड। और 1966 में शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब और हरियाणा का निर्माण भी इसी अनुच्छेद के तहत हुआ था। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहां मैं एक चुनौतीपूर्ण सवाल रखना चाहूंगा। जी, बताइए। अगर संसद सिर्फ साधारण बहुमत से किसी भी राज्य की सीमा बदल सकती है या नाम बदल सकती है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में राज्यों का अपना कोई स्थायी वजूद ही नहीं है? ये तो पूरी तरह केंद्र की मनमानी हुई। ये बहुत ही विश्लेषणात्मक प्रश्न है और इसका जवाब राजनीति विज्ञान के एक मशहूर सिद्धांत में है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ मतलब इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। एग्जैक्टली। राष्ट्र कभी नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन राज्यों की भौगोलिक सीमाएं स्थायी नहीं है। और इसे और मजबूत करता है अनुच्छेद 4, जो साफ कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए बदलाव को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अच्छा, यानी विशेष बहुमत की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से काम हो जाएगा। बिल्कुल। और 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदलना इसी विशाल शक्ति का परिणाम था। ये संसद की सर्वोच्चता का अद्भुत उदाहरण है। चलिए, अब जमीन और सीमाओं की बात पूरी हुई। अब आते हैं उस जमीन पर रहने वाले लोगों पर, यानी कि भारत के नागरिक। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। भारत में नागरिकता का जो सिद्धांत है वो ब्रिटेन से लिया गया है, एकहरी नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप। हाँ, अमेरिका की तरह नहीं, जहां राज्य और देश दोनों की अलग नागरिकता होती है। यहाँ आप चाहे असम में रहें या केरल में, आप सिर्फ भारतीय हैं। और ये पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। साथ ही भारत में 6 अल्पसंख्यक समुदायों को भी मान्यता प्राप्त है: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। जी, और अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 5 उन लोगों को नागरिकता देता है जो 26 जनवरी 1950 को भारत में थे। लेकिन अनुच्छेद 6 और 7 मुझे बहुत दिलचस्प लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कानूनी धाराएं नहीं हैं, ये उस समय के रियल टाइम क्राइसिस मैनेजमेंट दस्तावेज हैं। विभाजन के दर्द को दिखाते हैं। ये आपने बहुत गहरी बात कही। 1947 में जब लाखों लोग बेघर हुए तो अनुच्छेद 6 ने उन लोगों की रक्षा की जो पाकिस्तान से भारत आए थे। हाँ, परमिट सिस्टम के जरिए। और अनुच्छेद 7 तो और भी मानवीय है। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए था जो घबराहट में पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन कुछ महीनों में उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली घर भारत है और वो लौट आए। संविधान ने उन्हें भी गले लगाया। ये सच में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अनुच्छेद 8 और 9 किस बारे में है? अनुच्छेद 8 NRI या भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के लिए है, और अनुच्छेद 9 ये साफ करता है कि अगर आपने स्वेच्छा से किसी विदेशी नागरिकता को अपना लिया तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, 2 देशों की नागरिकता एक साथ नहीं रख सकते। सही कहा। फिर अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों को बनाए रखता है, और सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 जिसने संसद को भविष्य में कानून बनाने का अधिकार दिया। जी, संविधान निर्माता जानते थे कि भविष्य बदलेगा,
इसलिए उन्होंने नागरिकता से जुड़े नियम बनाने का अधिकार गृह मंत्रालय यानी संसद को दे दिया। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके नागरिकता अधिनियम 1955 पास हुआ, जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है। बिल्कुल। इस अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं: जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित भूमि। इन तरीकों में समय के साथ काफी बदलाव भी हुए हैं। जैसे पहले जन्म से नागरिकता सिर्फ भारत में पैदा होने पर मिल जाती थी। हाँ, जूस सोली के सिद्धांत पर। लेकिन बाद में अवैध प्रवासन की वजह से इसे जूस सैंग्विनिस यानी रक्त के अधिकार से जोड़ना पड़ा। 1986 और 2003 के संशोधनों के बाद सिर्फ भारत में जन्म लेना काफी नहीं है, माता या पिता में से किसी एक का भारतीय होना भी जरूरी है। और एक बहुत ही प्रगतिशील बदलाव हुआ था 1992 में, वंशानुगत नागरिकता में। हाँ, वो माता के वंश को मान्यता देने वाला बदलाव। बिल्कुल। पहले सिर्फ पिता के भारतीय होने पर ही विदेश में जन्मे बच्चे को नागरिकता मिलती थी। 1992 के बाद माता के आधार पर भी मिलने लगी। ये लैंगिक समानता की तरफ एक बड़ा कदम था। बहुत शानदार। तीसरा तरीका पंजीकरण है, जहां 7 साल का निवास चाहिए। लेकिन जो चौथा तरीका है, देशीकरण या नेचुरलाइजेशन, ये मुझे किसी एक्सक्लूसिव क्लब की सदस्यता मिलने जैसा लगता है। एक्सक्लूसिव क्लब? वो कैसे? मतलब सिर्फ लंबे समय तक यहाँ रहने से एंट्री नहीं मिलती। आपको अपनी पुरानी नागरिकता छोड़नी होगी। 22 भाषाओं में से किसी एक का ज्ञान होना चाहिए और चरित्र अच्छा होना चाहिए। हाँ, और अगर आप कला, विज्ञान या विश्व शांति में असाधारण योगदान देते हैं तो सरकार ये शर्तें माफ भी कर सकती है। जैसे मशहूर गायक अदनान सामी को कला के क्षेत्र में नागरिकता दी गई। एग्जैक्टली। और 5वां तरीका है अर्जित भूमि। अगर भारत कोई नया क्षेत्र मिलाता है तो वहाँ के लोग स्वतः ही नागरिक बन जाते हैं। जैसे गोवा या सिक्किम के लोगों को मिली थी। 1955 के इस अधिनियम में कई महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में। जी। तो कुल मिलाकर आज के इस विश्लेषण में हमने देखा कि अनुच्छेद 1 से 4 के तहत भारत राज्यों का एक अटूट संघ कैसे है। हाँ, पोट्टी श्रीरामुलु का बलिदान, संसद की असीमित शक्तियां और अनुच्छेद 5 से 11 के तहत नागरिकता के नियम। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। और इन अनुच्छेदों के पीछे के क्यों को समझ लेने से अब अभ्यर्थियों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही। अब आज की इस चर्चा को हम एक वैचारिक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगा। क्या सवाल है? देखिए, संविधान निर्माताओं ने 1950 में जो भौगोलिक सीमाएं और नागरिकता के नियम बनाए, उन्होंने अनुच्छेद 3 और 11 के जरिए भविष्य की पीढ़ियों को उन्हें बदलने की पूरी छूट दी। हाँ, बिल्कुल दी है। 2019 में जम्मू कश्मीर का नक्शा बदलना और नागरिकता कानूनों में लगातार संशोधन ये दिखाते हैं कि भारत का विचार कोई ठहरी हुई तस्वीर नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सही कह रहे हैं आप। तो क्या आज की डिजिटल और ग्लोबल दुनिया में, जहां इंटरनेट ने दूरियां खत्म कर दी हैं, क्या भविष्य में नागरिकता और इन कठोर सीमाओं के मायने पूरी तरह से बदल नहीं जाएंगे? क्या आने वाले 50 सालों में नागरिकता का कॉन्सेप्ट कुछ और ही नहीं होगा? ये वाकई एक बहुत ही गहरा और प्रासंगिक सवाल है। और ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हर तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को विचार करना चाहिए। वागले एकेडमी के इस विशेष गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।